आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। साथियों, क्लास 12th की कंपलसरी इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के लेसन द इंटरव्यू पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह है हमारा सेकंड और अंतिम पार्ट रहेगा। इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे। इसके साथ ही आज हम जब हमारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में हम एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके उत्तरों को किस प्रकार से दिया जाता है। आपको हमारे वीडियो में सबसे प्रमुख बात जो देखने को मिलेगी वो यह होगी कि एक ही प्रश्न को किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है, इसका किस तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, जो आपको आपकी एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने में बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है कि व्हाट डिड उम्बर्टो इको रिवील टू मुकुंद। उम्बर्टो इको ने मुकुंद को क्या रहस्य बताया। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कहा गया है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इंटरस्टाइसेस। इको का खाली स्थान का सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार से है, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, उम्बर्टो इको रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल टू मुकुंद। He talks of empty spaces in the universe. He says just as there are empty spaces in the universe, the same way we have empty spaces in our lives. He calls them interstices or intervals. उम्बर्टो इको अपने काम करने के रहस्य को मुकुंद को बताते हुए कहता है, वह कहता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे खाली स्थान हैं, रिक्त स्थान हैं। वह कहता है कि जैसे ब्रह्मांड में खाली स्थान है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान हैं। वह उनको खाली स्थान या अंतराल कहता है। वन मस्ट यूज दिस फ्री टाइम इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेट थिंग्स एंड फॉर सम क्रिएटिव वर्क। Umberto Eco utilizes these interstices or intervals for his creative work. This is the secret that he is able to do so much work. एक व्यक्ति को अपने खाली समय का उपयोग अच्छे कार्य करके या कोई रचनात्मक कार्य करके करना चाहिए। उम्बर्टो इको इन खाली स्थानों का प्रयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया करता था और यह उसका रहस्य था कि वह इतने कार्य कर सका। प्रश्न 2 है, सेकंड प्रश्न है कि व्हाई डिड उम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स एंड व्हेन। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज इको से अबाउट द ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल The Name of the Rose in spite of it being difficult and very serious novel। इन दोनों प्रश्नों को इस तरीके से समझा जा सकता है कि उम्बर्टो इको ने उपन्यास लिखना क्यों और कब प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है कि अपने उपन्यास द नेम ऑफ द रोज, जो कि इतना कठिन व गंभीर उपन्यास है, कि इतनी बड़ी सफलता पर इको क्या कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, जैसे पहले वाले प्रश्न का हुआ था। तो इसका उत्तर किस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि उम्बर्टो इको कॉल्स हिमसेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट एंड देन ए नॉवलिस्ट। ही रिवील्स हिज सीक्रेट टू मुकुंद, एन इंटरव्यूअर फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू। He tells him that
He utilizes interstices or intervals for his creative work or writings. उम्बर्टो इको अपने आप को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कहता है, एक उपन्यासकार की बजाय बस सबसे पहले अपने आप को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता है। वह यह रहस्य मुकुंद को दोहराता है, कहता है, जो द हिंदू नामक प्रसिद्ध अखबार का एक साक्षात्कार करता था। वह उससे कहता है कि वह अपने इंटरटाइसेस या रिक्त स्थानों का अंतराल का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में या लेखन कार्यों में करता है। He is an excellent academic and has written over 40 scholarly works. Novels probably satisfied his taste for narration. Regarding the huge success of his novel, The Name of the Rose, he says, I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. वह एक सर्वश्रेष्ठ अकादमिक व्यक्ति था और उसने लगभग 40 साहित्यिक कृतियां लिखी थी। उपन्यास जो है वो सबसे पहले कोई बात कहने की उसकी रुचि को संतुष्ट करते हैं। वह अपने इस उपन्यास जिसका नाम द नेम ऑफ द रोजेज की सफलता के लिए कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये पुस्तक एक रहस्य है और इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तीसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, why do some important people dislike to be interviewed while others think that an interview is essential in public life? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण लोग साक्षात्कार देने से घृणा क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक जीवन में साक्षात्कार आवश्यक है। इसका उत्तर है, According to Christopher Sylvester, some people dislike to be interviewed while others think that an interview is essential in public life. V.S. Naipaul feels that during an interview, people lose a part of themselves. Rudyard Kipling calls interview immoral and a crime and an assault, etc. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के अनुसार कुछ लोग साक्षात्कार देने को नापसंद करते हैं, जबकि कुछ ये सोचते हैं कि सार्वजनिक जीवन के लिए यह एक अनिवार्य चीज़ है। V.S. नाइपाल जैसे प्रसिद्ध लेखक ये महसूस करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कुछ लोग जो हैं वो अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं। रुडयार्ड किपलिंग नामक विद्वान साक्षात्कार को अनैतिक, एक अपराध और एक आक्रमण कहते हैं। While others feel that despite the drawbacks, it is a supremely serviceable medium of communication. Interviews now have become a commonplace in journalism. Some call it a great art, while some celebrities say that many times reporters disturb their personal lives. कुछ लोग ये दूसरे महसूस करते हैं कि यह एक बहुत बड़ी कमी है, यह एक किसी बात को संप्रेषण करने का एक अच्छा माध्यम है। साक्षात्कार जो है वो वर्तमान समय में पत्रकारिता में एक आम बात हो गई है। कुछ लोग इसे एक महान कला कहते हैं, जबकि दूसरे अन्य जो प्रसिद्ध लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो संवाददाता होते हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन को बाधित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन डेनिस ब्रियान्स स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। ड्राइन बान के कथन, अपने समय की लगभग प्रत्येक बात हमारे पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने से पहुंचती है, इसको स्पष्ट कीजिए। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है
कि एन इंटरव्यू इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। व्याख्या कीजिए कि साक्षात्कार संचार संदेश का एक सर्वोच्चम सेवा माध्यम है। इसी से मिलता जुलता एक तीसरा प्रश्न है कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। साक्षात्कार के विषय में कुछ सकारात्मक बातें क्या है। इसका उत्तर है कि द इंटरव्यू केम इनटू बीइंग a little over 130 years ago. Now it has become a commonplace of journalism. An interview is a formal meeting. It is a method of knowing a person's views on his opinion on various subjects and issues. साक्षात्कार लगभग 130 वर्ष पहले इस्तेमाल किया जाने लगा था। वर्तमान में पत्रकारिता में ये एक आम बात हो गई है। एक साक्षात्कार एक औपचारिक मिलना है। यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसकी राय, जो कि अलग अलग विषयों पर या मुद्दों पर हो सकती है, उसको जानने का एक तरीका है। वी केम टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट पीपल थ्रू एन इंटरव्यू। इट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ। इट इज़ एन आर्ट इन प्रैक्टिस. It is a supremely serviceable medium of communication in the modern age. Dennis Bryan has rightly said, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. हमें यह भी पता लगता है कि हम बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से जानते हैं। यह सत्य जानने का एक सर्वोच्च स्वरूप है। यह कला जो है वो अभ्यास करने की कला है। यह एक संचार संदेश का सर्वोच्चतम सेवा माध्यम है वर्तमान युग में। डेनिस ब्रियान ने सही तरीके से कहा है कि लगभग प्रत्येक क्षण हम लोगों के पास पहुंचते हैं जब हम उनके बारे में प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न आपका अगला आ रहा है कि वाई वर द जर्नलिस्ट्स एंड द पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ उम्बर्टोज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। उम्बर्टो के उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता पर पत्रकार व प्रकाशक क्यों चकित थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू मुकुंद टेल्स उम्बर्टो दैट The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. मुकुंद जो है उम्बर्टो को एक साक्षात्कार के दौरान ये कहते हैं उसके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के बारे में कि यह एक गंभीर उपन्यास था। यह एक खोजी इच्छा रखता था। यह मेटाफिजिक्स में, थियोलॉजी में और मध्यकालीन इतिहास में बहुत गहराई तक चला गया है। यह लोगों के पास में बहुत बड़ी संख्या तक पहुंचा है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? उम्बर्टो आंसर्स नो। Journalists are puzzled and sometimes publishers. This is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Umberto says that the publisher expected its 3,000 copies for sale while more than 1 crore copies have been sold. Hence, they were puzzled at the grand success of such a serious novel. उम्बर्टो इको से जब पूछा गया कि क्या आपको ये चीज़ परेशान करती है, तो वह जवाब देता है कि नहीं। जो पत्रकार है वो प्राय प्रकाशकों को ये प्रश्न पूछ करके उलझा देते हैं। ये पत्रकार जो हैं या प्रकाशक जो है ये मानते हैं कि लोग जो है इस प्रकार के उपन्यासों को कचरा समझते हैं। वे कठिन जो पुस्तकें होती है उनको पढ़ने का अनुभव उनका अच्छा नहीं होता है। उम्बर्टो ये कहता है कि प्रकाशक ने को ये उम्मीद थी कि इसकी लगभग 3,000 प्रतियां बिकेगी,
जबकि इसकी लगभग 1 करोड़ कॉपी जो थी वो बिक चुकी थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उलझे हुए थे उसके बाद भी, हालांकि ये उपन्यास एक गंभीर प्रकृति का था, फिर भी ये बहुत अधिक सफल रहा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ उम्बर्टो इको's पर्सनैलिटी आफ्टर रीडिंग द इंटरव्यू ही गेव टू मुकुंद पद्मनाभन। उम्बर्टो इको के द्वारा मुकुंद पद्मनाभन को दिए गए साक्षात्कार को पढ़ने के बाद आपकी उनके बारे में क्या राय बनती है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy. He is a prolific writer. He had earned fame as a scholar for his views on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics before he started writing fiction, academic texts, essays, children's books, and newspaper articles. Umberto makes best use of his time. Despite being a great intellectual, he is very simple and gentle. He does not feel proud of his achievements. In the interview shows that he is very humble, logical and intelligent. Umberto Eco बोलंगाना विश्वविद्यालय जो कि इटली में है उसमें एक प्रोफेसर थे। वो एक अच्छे लेखक थे। उसने अपनी विभिन्न दृष्टिकोण जो उसने सेमियोटिक या साहित्यिक व्याख्याओं में या मध्यकालीन जो सौंदर्यबोध कृतियाँ थी उन पर अपनी दृष्टिकोण जो है उससे उसने प्रसिद्धि पाई। उसके जो एकेडमिक टेक्स्ट थे, निबंध थे, बच्चों की पुस्तकें थी, अखबार के आर्टिकल थे, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उम्बर्टो इको ने अपने समय का सही सदुपयोग किया। वह एक बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, फिर भी वह बहुत साधारण और विनम्र था। उसे कभी भी अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं हुआ। उसके जो साक्षात्कार हैं वो ये बताते हैं कि वे बहुत विनम्र, तार्किक और बुद्धिमान था। साथियों, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आपकी जो प्रश्न परीक्षा में आएगा उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। परंतु आपकी सुविधा के लिए हमने उत्तर के साथ ही प्रश्न लिख दिया है, प्रश्न के साथ ही उसका उत्तर लिख दिया है। तो सबसे पहले अपन इस पेसेज को पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। पेसेज है, मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। Your non-fictional writing, your scholarly work has certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just became naturally to you? Umberto Eco. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subjects. Then they make a lot of false hypotheses. Then they correct them at the end they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. And this is why probably I started writing narratives, novels so late at the age of 50, more or less. ये एक पैराग्राफ आपके परीक्षा में इस तरीके से आएगा। अब इसके पर आधारित जो प्रश्न है वो ये है,
सबसे पहला प्रश्न है कि स्टेट द क्वालिटी ऑफ उम्बर्टोज नॉन फिक्शनल राइटिंग एंड हिज स्कॉलरली वर्क। उम्बर्टो की नॉन फिक्शनल जो लेखन था और उसका जो बुद्धिमानीपूर्ण विद्वता से भरा हुआ जो कार्य था उसकी गुण बताइए। उसका उत्तर है कि उम्बर्टोज नॉन फिक्शनल राइटिंग एंड हिज स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। ये इसी पैराग्राफ में से इसका उत्तर लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट हैड उम्बर्टो इको प्रेजेंटेड इन इटली। इसका उत्तर है उम्बर्टो इको प्रेजेंटेड हिज डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड वन ऑफ द प्रोफेसर सेज अबाउट स्कॉलर्स। इसका उत्तर है कि वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न a lot of certain subjects, then they make a lots of false hypotheses, then they correct them and at the end and they put the conclusions। तो ये कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं, बहुत सारे विषयों पर सोचते हैं, उसके बाद में वो झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, उसके बाद में उनको सही करते हैं और अंत में वे अपना सारांश देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाउ वॉज दी उम्बर्टो इको डिफरेंट फ्रॉम दी स्कॉलर्स। ये है कि उम्बर्टो इको वॉज डिफरेंट फ्रॉम द स्कॉलर्स बिकॉज ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च इवन इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स एंड एरर्स। उम्बर्टो इको जो थे वो अन्य विद्वानों से अलग क्यों थे। इसका उत्तर है कि उम्बर्टो इको अन्य विद्वानों से अलग इसलिए थे क्योंकि वह अपने शोध की कहानी कहता था जिसमें उसके विभिन्न प्रकार की गलतियां और उनको सुधारने का जो प्रयास था वो बताया गया था, प्रयास और त्रुटियां जिनको कहा जाता है। अब देखिए ये 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर एक एक शब्द में है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एडवर्स, और इसका होगा कॉन्ट्ररी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ट्रू, और इसका उत्तर है फॉल्स। तो ये हमारा ऐसे था। अब हम इसको यहीं पर